हेलो तो दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आया हूँ रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे अपन बोल देते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आया हूँ। तो इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन डिटेल में व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस जीव के हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा जीव है जिसके हृदय में, यानी हमारा जो हृदय होता है वो 4 कक्षक, मतलब कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें 4 कक्षक का हृदय पाया जाता है? ए सरीसृप, बी मछली, सी उभयचर और डी घड़ियाल। तो सरीसृप, मछली, उभयचर और घड़ियाल। तो अपन बात करते हैं हृदय में जो कक्षक पाए जाते हैं या कोष्ठ पाए जाते हैं, हृदय कोष्ठों की बात कर लेते हैं। किनकी? हृदय कोष्ठ। यानी हृदय कोष्ठ की बात करें, हृदय कोष्ठ यानी जो हार्ट चैम्बर, किस किस में कितने उत्पत्ति के आधार पर अगर देखें अपन, यानी जो हम उत्पत्ति के आधार पर हृदय कोष्ठ, यानी पहले किसकी उत्पत्ति हुई उन्हीं के आधार पर अपन हृदय कोष्ठों की बात करते हैं। यानी पहले जैसे अपन बात करें स्टार्टिंग में, यानी सबसे पहले बात करें अपन ये जो हृदय, ये हृदय का डायग्राम, थोड़ा अच्छा हृदय, ये क्या है? हृदय। हृदय की बात करें तो यहाँ पर इसे बोलते हैं आलिंद, ऊपर वाला ये क्या हो गया? नीले। यानी एक ही तो क्या है? एक आलिंद और एक नीले, एक आलिंद और एक नीले। इस प्रकार से टोटल कोष्ठ की बात करें तो कितने कोष्ठ हो गए? 2। यानी सबसे पहले जो द्विकोष्ठीय यानी 2 कोष्ठीय जीवों की क्या हुई थी? उत्पत्ति। यानी ऐसे जीव जिनके हृदय में 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे अपन? द्विकोष्ठीय, या ठीक है, द्विकोष्ठीय या 2 चैम्बर्ड हार्ट बोल देते हैं। और ऐसे जीव के एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे जो मत्स्य वर्ग होता है, मत्स्य वर्ग जिसे अपन बोलते हैं फिशीज। इस मत्स्य वर्ग के अंदर जो मत्स्य वर्ग होता है, जैसे एग्जाम्पल बात करें मछली, तो ये मत्स्य वर्ग के जो जीव होते हैं उनका जो हृदय होता है वो कौन सा आता है? द्विकोष्ठीय होता है। यानी ये हृदय 2 कोष्ठ में बटा हुआ रहता है। ठीक है, किसकी? मछली की बात करें, मछली के मत्स्य वर्ग में। अब बात करें, जैसे ये तो अपन ने बात की द्विकोष्ठीय, अब बात करते हैं 3 कोष्ठीय हृदय। 3 कोष्ठीय हृदय, 3 कोष्ठीय की बात करें तो 3 कोष्ठीय की बात करें, जैसे ये देखो हृदय की बात कर रहे हैं,
ये भी आलिंद, ओट्रियम, ये वेंट्रिकल। ठीक है, यानी दो क्या हो गए आलिंद, दो क्या हो गए आलिंद, दो तो आलिंद हो गया और एक क्या हो गया नीले। दो आलिंद और एक नीले, मतलब तीन कोष्ठीय हृदय हो गया, तीन कोष्ठीय हृदय। और एग्जाम्पल अगर बात करें, इसमें आ गए उभयचर, जैसे मेंढक वगैरह इसी के अंदर आ जाएंगे, उभयचर। ठीक है, यानी पहले तो द्विकोष्ठीय जीवों की उत्पत्ति, जिनका हृदय द्विकोष्ठीय, ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर तीन कोष्ठीय हृदय वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। और एक और उभयचर के अलावा सरीसृप की बात करें तो सरीसृप का हृदय भी तीन कोष्ठीय होता है, सरीसृप, लेकिन उनके हृदय में थोड़ा बहुत चेंज होता है। देखो ये हृदय बना देता हूँ मैं, ये ऐसे कैसे ही वही दो तो क्या होंगे ओट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है, दो आलिंद और एक नीले। लेकिन मैं अगर बात करूं इसकी, तो इस हृदय के अंदर ये आलिंद जो होता है अपूर्ण होता है। क्या होता है आलिंद, कैसा होता है अपूर्ण विभाजित होता है, यानी पूरा बंद नहीं रहता है यहाँ से। ठीक है, तो एक एंट्रिकल, तो दो तो आलिंद हो गए, दो आलिंद और एक नीले। तो इस प्रकार से ये भी जो होगा ये कैसा होगा त्रिकोष्ठीय। ठीक है, और लास्ट के अंदर अगर बात करें चार कोष्ठीय हृदय की बात करें, चार कोष्ठीय हृदय, चार कोष्ठीय हृदय की बात करें तो चार कोष्ठीय हृदय में बना के दिखा देता हूं पहले। ये हमारा हृदय, हृदय और ये चार कोष्ठीय हृदय, ये दो तो आलिंद, दो आलिंद और दो नीले, ओट्रियम और वेंट्रिकल। इसमें क्या हो गए दो आलिंद या ओट्रियम और ये हो गए दो नीले या वेंट्रिकल, दो आलिंद दो नीले। इस प्रकार से ये कौन सा चार कोष्ठीय हृदय है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल जैसे स्तनधारी, यानी जैसे हम मैमल्स, मैमल्स में कौन आ गए हम आ गए। मनुष्य की बात करें तो स्तनधारी आ गए, स्तनधारी, पक्षी, पक्षी, सरीसृप, सरीसृप, मगरमच्छ भी आ जाता है इसके अंदर, मगरमच्छ और घड़ियाल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अपन ने तीन
एक तो द्विकोष्ठीय हृदय वाले जीवों की बात की, त्रिकोष्ठीय हृदय वाले जीवों की बात की और चार कोष्ठीय हृदय वाले जीवों की बात की। द्विकोष्ठीय हृदय वाले कौन कौन से? मत्स्य वर्ग यानी जो मछलियाँ होती हैं उनमें कौन सा हृदय पाया जाता है? द्विकोष्ठीय। ठीक है। उभयचर और सरीसृप के अंदर त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जबकि चार कोष्ठीय हृदय हम जो स्तनधारी की बात करें, स्तनधारियों में पक्षी, सरीसृप, मगरमच्छ, घड़ियाल, इनमें चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो प्रश्न की बात करें तो किस जीव के हृदय में चार कक्षक पाए जाते हैं? अपन ने बात भी की है अभी कि सरीसृप में तो कौन सा हृदय? देखो यहाँ पर देखो, सरीसृप के अंदर त्रिकोष्ठीय हृदय, कौन सा? तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। यहाँ पर बात करें मछली की, मछली में दो कोष्ठीय हृदय पाया जाएगा, मछली में दो कोष्ठीय, उभयचर में तीन कोष्ठीय। जबकि घड़ियाल की बात करें तो घड़ियाल में चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कौन सा? चार कोष्ठीय हृदय। यानी आंसर अपना क्या हो जाएगा? घड़ियाल। क्या हो जाएगा? घड़ियाल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो किस जीव के हृदय में चार कक्षक पाए जाते हैं? घड़ियाल, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है। तो अगला प्रश्न की बात करें कि मानव में हृदय पाया जाता है, मानव में हृदय पाया जाता है ए दाएं फेफड़े के नीचे, बी मीडिया स्टाइनम अवकाश में, सी यकृत की तरफ अवकाश में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव का हृदय की बात करें तो थोड़ी इसकी लोकेशन से अपन इसको समझते हैं, लोकेशन से इसको समझेंगे। देखो ये हमारी श्वास नली, ठीक है, इसको थोड़ा श्वास नली है, ये श्वास नली, और ये आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, प्राथमिक श्वसनी द्वितीयक श्वसनिका में बढ़ जाएगी। ठीक है। ये हमारे फेफड़े, ये कौन सा फेफड़ा हो गया? दायां और लेफ्ट, दायां फेफड़ा। और ये क्या है? बायां फेफड़ा। ये बायां फेफड़ा थोड़ा बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैंने देखो इसको थोड़ा बड़ा बना। तो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, इसको कह देते हैं, ये कौन सा है? बायां फेफड़ा। लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, लंग। ठीक है। ये वाला दायां फेफड़ा, फेफड़ा या राइट लंग। ठीक है। तो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, फेफड़ों की बात की, इस दाएं फेफड़े के बीच जो ये गर्त बना हुआ है, ये जो खांच बनी हुई है, इसको मैं अलग पेन से, ये वाली खांच, इस खांच को थोड़ा मिनट बड़ा कर, इस खांच को कह देते हैं कार्डियक खांच। क्या बोल देते हैं? ये खांच, इस खांच को बोल देते हैं कार्डियक, कार्डियक खांच या नोच, कार्डियक नोच बोल देते हैं या कार्डियक खांच बोल दें। इस कार्डियक के बीच यहाँ पर पाया जाता है हमारा, यहाँ पर एक गुहा पाई जाती है, इस गुहा को कह देते हैं, या अब एक स्पेस पाया जाता है कार्डियक नोच के यहाँ पर, इसको कह देते हैं इस जो स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को कह देते हैं मीडिया स्टाइनम स्पेस या अवकाश, मीडिया स्टाइनम स्पेस या मीडिया स्टाइनम अवकाश। और इस मीडिया स्टाइनम अवकाश के अंदर ही हमारा क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। बिल्कुल, ये हमारा हार्ट। ठीक है।
तो हमने देखा कि जो ये हमारा लेफ्ट फेफड़ा है, यानी जो बायां फेफड़ा है, इस बाएं फेफड़े के जो बिल्कुल यहाँ पर ये खांच पाई जाती है, कार्डियक खांच। इस कार्डियक खांच के अंदर पाई जाती है मीडिया स्टाइनम स्पेस। इस मीडियम स्टाइनम स्पेस या अवकाश के अंदर ही हमारा क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। तो बात करें कि मानव में हृदय पाया जाता है, मानव में हृदय पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दाएं फेफड़े के नीचे, दाएं फेफड़े के नीचे नहीं, कहाँ पाया जाता है, बाएं फेफड़े के नीचे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है मीडिया स्टाइनम अवकाश में, ये आंसर मोर देन करेक्ट लग रहा है। तीसरे की बात कर लें कि यकृत की तरफ अवकाश में, यकृत की तरफ नहीं पाया जाता है। तो आंसर अपना क्या हो गया, बी। आंसर क्या हो गया, बी। तो मानव का हृदय जो है वो पाया जाता है मीडिया स्टाइनम अवकाश के अंदर पाया जाता है, जहाँ पर क्या होती है, कार्डियक खांच के अंदर व्यवस्थित रहता है। तो आंसर हो गया बी, मानव का हृदय मीडिया स्टाइनम अवकाश में, जो लेफ्ट लंग्स है उस लेफ्ट लंग्स में जो कार्डियक खांच होती है वहां पर पाया जाता है। अगला प्रश्न, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? जो रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है भाई? तो इसकी खोज जो की है वो खोज की है विलियम हार्वे। किन्होंने की है, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की है रुधिर परिसंचरण तंत्र की। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, इस रुधिर परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। रुधिर परिसंचरण तंत्र का, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की विलियम हार्वे ने, और रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। अब आंसर तो अपना हो गया ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो गया। लेकिन थोड़ी बहुत कार्ल लैंडस्टीनर और रॉबर्ट हुक। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें, कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें, लैंडस्टीनर, ये लैंडस्टीनर की बात करें तो लैंडस्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और जबकि रॉबर्ट हुक ने सेल, किसकी खोज की, सेल की, कोशिका की, यानी रक्त समूह की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने, और सेल की खोज की रॉबर्ट हुक ने, जो कॉर्क में इसकी सेल की खोज की थी। तो जब सेल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ये चीज़ें। तो आंसर तो अपना हो गया विलियम हार्वे, सी। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, और विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की। अब बात करें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से एकल परिसंचरण किसमें पाया जाता है? एकल परिसंचरण की बात करेंगे भाई, किसमें एकल परिसंचरण पाया जाता है उसकी बातें कर लेते हैं। तो एकल परिसंचरण की बात करें तो उससे पहले अपन को दोहरा परिसंचरण समझना होगा, क्योंकि एकल परिसंचरण से पहले क्या है, दोहरा परिसंचरण समझ लेंगे तो आसानी, एकल परिसंचरण जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एकल परिसंचरण तंत्र को स्टार्ट करने से पहले अपन किसकी, दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण की बात करेंगे। डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण की बात करने वाले। तो इसको समझने से पहले जैसे डायग्राम से समझते हैं इसको। ये है हमारे, चलो इसको थोड़ा,
ये क्या है, हमारे फेफड़े ऐसे ही बन गए रहे। ये तो क्या है, हमारे फेफड़े। ठीक है, ये क्या है, हमारे फेफड़े। और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ अपना जो हार्ट है, हृदय, हृदय की बातें, हार्ट, ये हमारा हार्ट मान लो। ठीक है, ऐसे ऐसा होता नहीं है हार्ट, बिल्कुल बंद मुट्ठी के आकार का होता है, लेकिन समझने के लिए अपन इसको एक रफ डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें तो यहाँ से फेफड़ों से जो है, यहाँ से शुद्ध रक्त ला रहा है कौन, ये फुफ्फुस शिरा। इस शुद्ध रक्त को फेफड़ों से जो बाएं आलिंद के अंदर जो ला रही है, यहाँ शुद्ध रक्त प्योर ब्लड को लाने का कार्य कौन कर रही है, ये जिसे अपन बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। ये फुफ्फुस शिरा क्या करती हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, इन फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है, उस शुद्ध रक्त को कहाँ ला रही है, हमारे हृदय के अंदर। हृदय में भी कहाँ पर, जो इसे कह देते हैं अपन राइट, चलो इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ये क्या है, दायां आलिंद, ये हो जाएगा बायां आलिंद। ठीक है, और ये हो जाएगा दायां नीले, और ये हो गया बायां नीले। ठीक है, अब यहाँ से जो शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेंस या फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ आ रहा है, इस लेफ्ट ओट्रियम में, यानी बाएं आलिंद में आ रहा है। और इस बाएं आलिंद से होते हुए ये जो प्योर ब्लड है, ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पर। और यहाँ से ये प्योर ब्लड कहाँ जाता है, हमारी जो सेल्स होती हैं, यानी हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, उन विभिन्न अंगों तक पहुँच जाता है। यहाँ बना देता हूँ मैं सेल, इस सेल तक आ जाता है। ठीक है, सेल तक आ गया, और ये सेल, यहाँ से ये ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब ये सेल क्या करेगी, इस सेल जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड किसे कहते हैं, यानी प्योर ब्लड की बात करें, इस प्योर ब्लड को ही क्या कह देते हैं, ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनित रक्त। यानी इस प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा, जबकि CO2 की मात्रा क्या होगी, कम। यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, उसे कहेंगे अपन प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड कह देते हैं। ठीक है, अब शुद्ध ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। अब ये सेल्स क्या करेगी, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी, और जो सेल्स के द्वारा CO2 को क्या कर देगी, वापस मुक्त कर देगी। और इस प्रकार से जो इनप्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त के अंदर क्या होगा, उसे कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दे देंगे। अशुद्ध रक्त के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी और O2 की मात्रा कम हो जाएगी। यानी फिर इस अशुद्ध रक्त को
यानी इट्स लाल ब्लू कलर से बना रहा हूँ इस अशुद्ध रक्त, यानी ये अशुद्ध रक्त को फिर ये जो नलिका है, ये नलिका या डक्ट जहाँ ये कहाँ ले जाती हैं, सेल से राइट एट्रियम या दाएं आलिंद में। कौन ले जा रही है, ये जिसे अपन बोलते हैं अशुद्ध रक्त को ले जा रही है, इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, महाशिरा, इसे बोल देंगे महाशिरा। और इसे अगर बात करें, इसे बोलते हैं महाधमनी। जो हृदय से सेल्स तक ब्लड ला रही है, इसे बोलते हैं महाधमनी या एओर्टा भी बोल देते हैं, या एओर्टा, ठीक है, और महाशिरा, ठीक है। अब ये ब्लड इस राइट एट्रियम यानी जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद से होता हुआ, दाएं नीले से होता हुआ वापस ये जो ब्लड है इस दाएं आलिंद से कहाँ चला जाएगा, दाएं नीले से हमारे फेफड़ों के पास चला जाएगा। ये जो फेफड़े हैं, और फेफड़ों के पास जाकर वापस O2 को CO2 को क्या कर देगा, यहाँ पर रिलीज कर देगा, ठीक है, और वापस से O2 ग्रहण करेगा और फिर शुद्ध रक्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सर्कुलेशन क्या है, चलता रहेगा, ठीक है। प्योर ब्लड और इनप्योर ब्लड। इनप्योर ब्लड की बात करें, यहाँ पर लिख देता हूँ अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त या इनप्योर ब्लड। अशुद्ध रक्त या इनप्योर ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा, किसकी, CO2 की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम। यानी इसको क्या बोलेंगे, वी ऑक्सीजनित रक्त या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लड है इस हृदय के जो दाएं आलिंद से जो नलिका निकल रही है, इस नलिका के द्वारा ये ब्लड कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में, और ये नलिका कहलाती है, इसको क्या कह देते हैं, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी ये क्या कहलाएगी, फुफ्फुस धमनी। अब अपन बात करें दोहरा परिसंचरण तंत्र की। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहा इसको, देखो, एक बार तो ये जो फेफड़े हैं, इस फेफड़ों से ब्लड शुद्ध रक्त आ रहा है, और ये बाएं आलिंद से होता हुआ, बाएं नीले से होता हुआ कहाँ चला जाता है, सेल्स के पास चला जाता है। तो एक बार तो रक्त का प्रवाह किनसे, कौन से वाले पार्ट से हो रहा है, इस लेफ्ट वाले पार्ट से, यानी एक बार तो यहाँ से ब्लड का प्रवाह हो गया, फिर वापस ये अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, इस हृदय में, हृदय से होता हुआ यानी दाएं आलिंद से होता हुआ और दाएं नीले से होता हुआ कहाँ चला जाता है, वापस फेफड़ों के पास चला जाता है। इस प्रकार से जो ये ब्लड का प्रवाह इस हृदय से कितनी बार हो रहा है, 2 बार। एक बार तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है, एक बार शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है, यानी 2 बार ब्लड का क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। इसलिए इसको क्या कह देते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको दोहरा परिसंचरण, क्योंकि एक बार अशुद्ध रक्त का परिवहन हो रहा है और एक बार शुद्ध रक्त का परिवहन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन है जो दोहरा परिसंचरण दर्शा रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे स्तनधारी, घड़ियाल हो गया, पक्षी, मगरमच्छ, ठीक है। ये सभी क्या है, दोहरा परिसंचरण दर्शाते हैं, ठीक है। ये दोहरा परिसंचरण तंत्र की अपन ने बात की। अब बात करते हैं अपन एकल परिसंचरण की। भाई एकल परिसंचरण तंत्र, इस एकल परिसंचरण तंत्र की अपन बात करेंगे,
एकल परिसंचरण की बात करेंगे, सिंगल सर्कुलेशन की बात करें। जैसे अपन बात करें, ये हमारा जो मछली पाई जाती है, जो मत्स्य वर्ग होता है, इस मत्स्य वर्ग का हृदय बना रहा हूं मैं, जो कैसा है, द्विकोष्ठीय हृदय, द्विकोष्ठीय हृदय की बात कर रहे हैं। ठीक है, द्विकोष्ठीय हृदय है। इस हृदय से जो ब्लड है, हृदय से कौन से ब्लड का, अशुद्ध रक्त का, किस, यहां से देखो, ये अशुद्ध रक्त से, यहां से नलिका निकल रही है, अशुद्ध रक्त, इससे किसका, अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है, अशुद्ध रक्त का। ठीक है, और ये अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, ये श्वसन अंगों के पास। कहाँ जा रहा है, ये श्वसन अंग है मान लेते हैं। जैसे अपन ने मत्स्य वर्ग की बात करी, श्वसन अंग, मछली की बात करें, गिल्स अलग अलग, जैसे हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर क्या होता है, फेफड़े। इसी प्रकार से जो मछली है, इसमें श्वसन अंग क्या है, ये गिल्स। अब यहाँ पर जो श्वसन अंग है, इस श्वसन अंग के द्वारा क्या किया जाता है, O2 को अंदर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ चले जाएगा, इस श्वसन अंग के पास चला जाएगा। अब जैसे ही ये ब्लड श्वसन अंग के पास आया, तो यहाँ ये O2 की क्या है, अधिकता, मतलब O2 है, O2 क्या है, उपस्थित है। अब जैसे ही O2 इस ब्लड के अंदर मिल जाएगी, तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यानी अब ये शुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, जो सेल्स है, जो ये मछलियों की जो अंग होंगे, अंगों के पास चला जाएगा। ठीक है, जो विभिन्न अंग होंगे, अंगों के पास ये ब्लड चला जाएगा, और ये ब्लड वापस से क्या होगा, यहाँ O2 को ग्रहण कर लिया जाएगा इन अंगों के द्वारा, और CO2 को क्या कर दिया जाएगा, वापस से रिलीज कर दिया जाएगा। यानी फिर वापस से कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त वापस से यहाँ कहाँ चला जाएगा, इस हृदय से, वो हृदय के पास से होता हुआ वापस, ठीक है, हृदय से होता हुआ वापस कहाँ चला जाएगा, श्वसन अंग से। ठीक है, यानी ये देखो, तो यहाँ पर देखो, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो केवल अशुद्ध रक्त, जो हृदय से केवल अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है, और एक बार हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एकल परिसंचरण तंत्र बोल देंगे। जबकि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक बार तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा था हृदय से, और एक बार शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा था, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण बोला, और इसको एकल परिसंचरण तंत्र बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन, यानी हृदय से ब्लड सर्कुलेशन एक बार हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एकल परिसंचरण कह देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण है, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में मत्स्य वर्ग आ गया, मछली, मत्स्य वर्ग क्या, इसमें मेन मछली का हार्ट। ठीक है, तो ये द्विकोष्ठीय हृदय में देखा जाता है कौन सा, एकल परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है, यानी जो फेफड़ों से हृदय की ओर जो रक्त ले जाती है, उस रुधिर वाहिनी या रुधिर वाहिका को क्या कहेंगे, या ब्लड वेसल्स को क्या कहेंगे। तो उसके लिए अपन ने अभी बात भी की थी, जैसे हृदय की बात, यहाँ पर सर्कुलेशन की बात,
हाँ चलो यहीं पे देखा था अपन। ठीक है, यहाँ पर अपन ने बात की थी, प्रश्न क्या कह रहा है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली, यानी फेफड़े से हृदय के लिए रक्त कौन सी जो वाहिका है वो ले जा रही है। यानी फेफड़े से, ये देखो फेफड़े से रक्त को हृदय की ओर कौन सी वाहिका लेकर आ रही है। फेफड़े से कौन ला रही है, ये फुफ्फुस शिरा। कौन ला रही है, फुफ्फुस शिरा। ये फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त को कहाँ ला रही है, हृदय में। कहाँ ला रही है, हृदय में। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये फुफ्फुस धमनी की बात करें तो यहीं पर मैं डायग्राम में इसको दिखा देता हूँ। फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी इस अशुद्ध रक्त को हृदय से कहाँ लेकर जा रही है, फेफड़ों की ओर। यानी ये फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जा रही है, हृदय से फेफड़ों की ओर। अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों की ओर ले जा रही है। ठीक है, ये तो क्या होगा, यानी फुफ्फुस शिरा तो क्या करती है, शुद्ध रक्त को कहाँ से, फेफड़ों से कहाँ लेकर आ रही है, हृदय में। जबकि फुफ्फुस शिरा जो है अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जा रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी यकृत धमनी जो है। इस यकृत धमनी के द्वारा जो है जो डायरेक्ट हृदय से कहाँ जाता है, हृदय से रक्त कहाँ जाता है, हमारी लीवर के पास। वृक्क धमनी रीनल आर्टरी जिसे बोलते हैं। और रीनल आर्टरी में जो रीनल आर्टरी के द्वारा जो ब्लड जो है किडनी के पास जाता है, रीनल आर्टरी उसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना, फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन्स बोल देते हैं। इसे पल्मोनरी आर्टरी बोल देते हैं फुफ्फुस धमनी को, इसको पल्मोनरी वेन्स, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न, माता का रक्त समूह ए तथा पिता का रक्त समूह बी, तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा। माता का रक्त समूह ए तथा पिता का रक्त समूह बी, तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा। इसके लिए अपन को क्या है, जो रक्त समूह की वंशावली की बात करें, रक्त समूह की वंशावली, रक्त समूह की वंशावली के अंदर अपन इसकी कि जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है उसकी बात करें। इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने के लिए 4 जीन जिम्मेदार होती हैं, 4 प्रकार की जीन। कौन कौन सी उसकी बातें कर लेते हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की जीन। एक होती है IA, IB और IO, और एक होती है 4 प्रकार की जीन होती है भाई। एक होता है IO, 3 होती। ठीक है, ये जीन IA जीन जो है ये ब्लड ग्रुप ए के लिए जिम्मेदार होती है, और IB जो है ब्लड ग्रुप बी के लिए होती है, और IO ब्लड ग्रुप ओ के लिए जिम्मेदार होती है। इस IO को स्मॉल आई से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने बात की जीन की। ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब बात करें, इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं। देखो, जैसे एक होती IA, अगर किसी की RBC में अगर IA दोनों जीन उपस्थित हैं तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा A। और अगर IB दोनों उपस्थित है तो B, और यदि IB उपस्थित है तो AB, और यदि
IO तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा O, या इसे स्मॉल आई से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, स्मॉल आई से भी दर्शा सकते हैं। ये तो अपन ने मोटे में। अब बात करें तो IA और स्मॉल आई, या इसको बोल सकते हैं I0। तो जब ये कंडीशन होगी तभी भी ब्लड ग्रुप क्या होगा A और IA और स्मॉल आई, तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा B। यहाँ पर B होगा, देखो IBI। तो ये अपन ने 4-5 कंडीशन देखी, तो इसके आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न क्या है कि माता का रक्त समूह A तथा पिता का रक्त समूह B, तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो माता का रक्त समूह तो क्या है A और पिता का B। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं माता और इधर पिता। माता का रक्त समूह क्या है A और पिता का B। तो अभी अपन ने बात की थी इसमें कि जहाँ पर A आ गया तो वहाँ क्या आ जाएगा IA I0 IA I0, जैसे ही IB IO। ठीक है, ये अपन ने इसकी ब्लड ग्रुप की बातें कर ली। अब इनकी जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लिए हैं। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर 4 डिब्बे बना लो। ठीक है, उसमें जीनो ये IA IO IB IO। अब एक जीन IA एक जीन IB, यानी IA IB ठीक है, यहाँ लिख IA IB, ये IO IB, यानी IB IO, फिर IA IO, फिर IO IO, यानी इस प्रकार से ब्लड का निर्धारण। IA IB यानी दोनों जीन आ गई, यानी AB, एक ब्लड ग्रुप क्या हो गया AB। फिर IB I0 यानी I0 क्या है अप्रभावी है। ठीक है, तो इसको B और ये A और ये O, यानी AB AB, देखो AB AB O, यानी चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप की संतानें इन माता पिताओं के होंगे। यानी माता A होगी और पिता B होगा, तो उसके जो संतानें होंगी जो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप है A B O AB, चारों प्रकार की संतानें उनके उत्पन्न होगी। तो आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, ये D। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर ऑफ 6th नंबर क्वेश्चन A B AB और O। तो ये अपन ने बात भी की है कि किस प्रकार से इनका जो ब्लड ग्रुप है इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का B है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करें तो रक्त में से रक्त कोशिकाएं अलग करने के पश्चात बचा शेष द्रव्य या पदार्थ कहलाता है केवल जल, हीमोग्लोबिन, सीरम, प्लाज्मा। तो ब्लड में से अगर ब्लड कोशिकाओं को अलग कर देते हैं तो उसके पश्चात जो द्रव बचता है या द्रव्य या पदार्थ बचता है उस पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो उसकी बात करें तो अपन, ये हमारा ब्लड है, ब्लड की बातें कर लेते हैं। ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर 2 भाग होते हैं, एक तो होता है तरल भाग और एक होता है कणिकीय भाग। इस तरल भाग को क्या कह देते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कह देते हैं। इस तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और कणिकीय भाग के अंदर आ जाती हैं
तीन प्रकार की सेल्स कौन कौन सी? आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स बोल देते हैं, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट कह देते हैं, और तीसरी है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। तो तरल भाग, जो ये तरल भाग है, लगभग ब्लड का जो 55% भाग, 55% भाग तो क्या है, ये तरल भाग, जिसे अपने क्या कहा, प्लाज्मा। जबकि 45% क्या है, कणिकीय भाग। 45% क्या है, कणिकीय भाग ओनली। ठीक है। इस प्लाज्मा की बात करें तो इस प्लाज्मा के अंदर ही इस प्लाज्मा के अंदर ही 90 से 92% तो क्या होता है, जल होता है, जबकि 8 से 10% अन्य पदार्थ होते हैं। यानी इस प्लाज्मा में 90 से 92% तक तो क्या होता है, जल ही होता है, पानी होता है, और 8 से 10% क्या होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ में जैसे बात करें, जो अलग विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। रक्त के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ग्लूकोज होता है, पोषक पदार्थ होते हैं, यानी जो सभी जो अन्य पदार्थ में आ गए, प्लाज्मा प्रोटीन, एंजाइम्स, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स और विभिन्न प्रकार की गैसें, सभी क्या आ गई अन्य पदार्थ के अंदर। यानी इस प्लाज्मा में 90 से 92% तो क्या पाया जाता है, ओनली जल, और 8 से 10% अन्य पदार्थ, जिसमें प्रोटीन हो गए, पोषक पदार्थ हो गए, पोषक पदार्थ हो गए, और प्रतिस्कंदक कारक हो गए, जैसे हिफेरिन पाया जाता है। स्कंदक कारक भी कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर, जो प्लाज्मा वाले भाग में। ठीक है। बात करें इस प्लाज्मा की। ठीक है। तो प्लाज्मा में अन्य पदार्थ में अगर बात करें तो क्या क्या पाए जाएंगे, उनकी बातें भी कर लेते हैं। एंजाइम्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स, प्रोटीन्स जैसे सरल वसाएं भी पाई जाएंगी इसके अंदर, ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाएंगी। यानी ये सभी किस्में पाए जाते हैं, ये सभी किस्में पाई जाती हैं 8 से 10 अन्य पदार्थ के अंदर, जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करें कणिकीय भाग की। कणिकीय भाग में जो WBC है, RBC, इस RBC का और नाम क्या है उसकी भी बात करें। इस RBC को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट भी बोल देते हैं, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये इसके अन्य नाम। ठीक है। तो अपन ने बात की ब्लड की बात की कि तरल भाग, ब्लड भी क्या है, दो भागों में बटा हुआ है, एक तरल भाग और दूसरा है कणिकीय भाग। जो 55% भाग होता है वो कौन सा होता है, तरल भाग, जिसे अपन ने क्या कहा है, प्लाज्मा। जबकि 45% भाग क्या है, कणिकीय भाग है, कणिकीय भाग, कॉर्पस्क्यूलर पार्ट। ठीक है। इस प्लाज्मा के अंदर जो है 90 से 92% तो क्या होता है, जल होता है, जबकि 8 से 10% क्या होगा, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अन्य पदार्थ में एंजाइम्स भी पाए जाएंगे, प्रोटीन्स भी पाए जाएंगे, विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, वसाएं पाए जाएंगे, ग्लूकोज पाए जाएंगे। यानी जो अन्य पदार्थ के अंदर जो सभी प्रकार के एंजाइम्स भी
पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो किसकी बात की, अपन ने प्लाज्मा की बात की। तरल भाग है, कणिकीय भाग में कॉर्पस्कुलर जो पार्ट है, इस कॉर्पस्कुलर पार्ट के अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। पहली आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स, दूसरी डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट, और तीसरी प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो ब्लड के बारे में ये थोड़ी बहुत चर्चा। अब ब्लड, ये ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक। ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ऊतक जो हमारे शरीर के अंदर 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उनमें से एक है हमारा ब्लड, जो कौन सा है, संयोजी ऊतक के कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कैसे? यानी हमारा ब्लड जो क्या है, एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे अपन बात करें, अपन ने जैसे ही मुंह के अंदर, जैसे अपन ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों से जो फिर ये ऑक्सीजन कहाँ घुल जाती है, हमारे ब्लड के अंदर, और ये ब्लड के अंदर घुलकर विभिन्न जो सेल्स होती हैं उस सेल्स में जाकर क्या करती हैं, अपना कार्य करती हैं। और उस सेल्स, विभिन्न सेल्स के जो CO2 है वापस कहाँ आ जाती है, हमारे ब्लड से होते हैं, ब्लड में मिलकर कहाँ जाती है, हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये ब्लड क्या कर रहा है, एक अंग जो पोषक पदार्थ है, ऑक्सीजन है, यानी जो अलग अलग पदार्थों का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, परिवहन कर रहा है, यानी एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कह देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को। तरल भाग तो है ही, तो ब्लड एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो आंसर की बात करें कि रक्त में से रक्त कोशिकाएं अलग करने के पश्चात बचा शेष द्रव्य क्या कहलाता है। अगर रक्त में से इस रक्त कोशिकाओं को अलग कर दिया जाए तो क्या बचेगा, फिर ओनली प्लाज्मा। क्या बचेगा, ओनली प्लाज्मा। सीरम की बात करें तो ये सीरम की बात करें, सीरम जो हमारा ब्लड है, अगर ब्लड में से ओनली फाइब्रिनोजन, इस फाइब्रिनोजन को अगर ब्लड में से हटा दिया जाए तो वो पार्ट क्या कहलाएगा, सीरम। तो सीरम, ब्लड में से फाइब्रिनोजन को हटाने पर जो बचा पदार्थ क्या कहलाएगा, सीरम। अगला प्रश्न, रक्त के संदर्भ में निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्लाज्मा में प्रोटीन, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। दूसरा है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और तीसरा है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एवं थ्रोम्बोसाइट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन ए। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी अपन ने बात की थी कि प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं, और हार्मोन्स और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो ये 1 नंबर वाला कथन तो सही है। दूसरा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, अभी बात की है, सही बात है। तीसरी, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एवं थ्रोम्बोसाइट को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट को संयुक्त रूप से प्लाज्मा नहीं कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर तो क्या पाए जाते हैं, 90 से 92% तो क्या पाया जाता है, जल, जबकि 8 से 10% क्या पाई जाती हैं, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें अपन ने प्रोटीन, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स की, एंजाइम्स भी थे।
और इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट एवं थ्रोम्बोसाइट को संयुक्त रूप से प्लाज्मा नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? जो रक्त का जो कणिकीय भाग है, कणिकीय भाग, रक्त का कणिकीय भाग जो है, इसको रक्त का कणिकीय भाग कहते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट का जो कॉर्पस्क्यूलर पार्ट है उसके अंदर ये तीनों चीज आते हैं, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी कह देते हैं। तो 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही, बल्कि तीसरा कथन क्या है? गलत। ये दोनों तो सही है, ये क्या है? गलत। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। 9वें प्रश्न की, निम्न में से किस स्थिति में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का खतरा है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का खतरा है जब माँ RH नेगेटिव तथा पिता RH नेगेटिव हो, जब माँ RH नेगेटिव तथा पिता RH पॉजिटिव हो, जब माँ RH पॉजिटिव तथा पिता RH पॉजिटिव, और जब माँ RH पॉजिटिव तथा पिता RH नेगेटिव हो। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की बात करें, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की बात करें, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की बात करें तो इसके अंदर नर जो होगा और मादा, नर तो कि RH पॉजिटिव और मादा क्या हो गई? RH नेगेटिव। ये थोड़ा इसके अंदर अपन इस अवस्था की बात करें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस की, तो एक बात अपन इधर डिस्कस कर लेते हैं कि ये नर है और ये मादा, और इधर इनकी क्या हो गई? संतान। ठीक है, यदि नर RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है तो जो संतान होगी वो कौन सी होगी? RH नेगेटिव। और यदि नर नेगेटिव, सॉरी एक मिनट, यदि नर पॉजिटिव, चलो दोबारा से, यदि नर पॉजिटिव और मादा पॉजिटिव, यदि नर भी पॉजिटिव है मादा भी पॉजिटिव है तो संतान कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है, यदि नर नेगेटिव और मादा भी नेगेटिव तो संतान कैसी होगी? नेगेटिव। और यदि नर पॉजिटिव और माता नेगेटिव तो संतान यदि नर नेगेटिव हो या मादा पॉजिटिव हो, या नर पॉजिटिव या मादा नेगेटिव, या तो नर नेगेटिव या मादा नेगेटिव, नर पॉजिटिव या मादा नेगेटिव, या नर नेगेटिव या मादा पॉजिटिव, तो इस दोनों कंडीशन में जो संतान होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर अपन ने जैसे इसको देखा कि नर तो क्या है? RH पॉजिटिव और मादा क्या है? RH नेगेटिव। तो इस स्थिति में इनकी जो संतान होगी वो कैसी होगी? RH यहाँ पर दिखा देता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या कैसी होगी? पॉजिटिव। जो इनकी संतान कैसी होगी? RH पॉजिटिव। ये क्या हो गई? संतान। इसकी बात करें, अब क्या होगा भाई? ये संतान जो है, ये संतान माता के गर्भ में पलेगी। किसके? यानी माता के गर्भ में। भाई ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य के तो ये जो संतान होगी ये किसके गर्भ में? माता के गर्भ में पलेगी। ठीक है, यानी माता के गर्भाशय के अंदर ये संतान, ये माता का क्या है? गर्भाशय। इस गर्भाशय में क्या है? ये संतान। ठीक है, ठीक है,
ये माता के गर्भाशय में क्या है, संतान। अब माता क्या है, अब संतान जो है वो क्या है, RH पॉजिटिव। जबकि माता की बात करें तो माता की अपन ने जैसे शुरुआत में कहा था कि माता क्या है, RH नेगेटिव। यानी माँ खुद क्या है, माँ खुद क्या है, RH नेगेटिव। क्या है, RH नेगेटिव। अब माता RH नेगेटिव है, मतलब RH एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। RH पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन उपस्थित। RBC की सतह पर RH एंटीजन उपस्थित मतलब RH पॉजिटिव, और RBC की सतह पर RH एंटीजन अनुपस्थित, तो मतलब क्या हो गया, RH नेगेटिव। तो माता क्या है, RH नेगेटिव। यानी इस माँ के अंदर जो RH एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। अब RH एंटीजन एब्सेंट है, जैसे ही ये RH पॉजिटिव, ये RH एंटीजन माता के शरीर में आएगा तो माता को बिल्कुल क्या है, ये जो RH एंटीजन क्या है, एक नया पदार्थ है। क्या है, एक नया। जब ये RH एंटीजन, लिख देता हूँ, गर्भवती की बात करें कि डिलीवरी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कि डिलीवरी या प्रसव के समय, डिलीवरी या प्रसव के समय RH पॉजिटिव, यानी ये क्या है, संतान का ब्लड ग्रुप, संतान के रक्त, संतान का रक्त, संतान का रक्त माता के रक्त के संपर्क में आ गया। यानी डिलीवरी के दौरान जैसे ये अपरा के द्वारा जो ये प्लेसेंटा के द्वारा जो गर्भाशय जुड़ा हुआ है, ये प्लेसेंटा जैसे ही टूटेगा तो उस डिलीवरी के समय जो ये RH पॉजिटिव ब्लड है, सॉरी RH पॉजिटिव जो संतान है, इस RH पॉजिटिव का जो रक्त है वो माता के रक्त के संपर्क में आ जाएगा। यानी माता का रक्त है RH नेगेटिव और बच्चे का रक्त है RH पॉजिटिव। अभी RH पॉजिटिव जैसे ही माता के संपर्क में आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा फिर, अब क्या होगा, देखो माता के जो शरीर के अंदर जो है RH एंटीबॉडी का निर्माण होने लग जाएगा। किसके, जो ये RH एंटीबॉडी का बिल्कुल नया पदार्थ है, क्योंकि माता के RH नेगेटिव, यानी RH एंटीजन क्या था, एब्सेंट था। अब जैसे ही RH एंटीजन माता के शरीर के संपर्क में आ गया, माता के रक्त के संपर्क में आ गया, तो RH एंटीजन माता को, रक्त को क्या लगेगा कि नया पदार्थ आ गया। और जैसे ही रक्त के पास ये नया पदार्थ आएगा तो ये उस पदार्थ के खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगी। यानी माता के शरीर के अंदर अब क्या होगा कि माता के शरीर में, अब माता के शरीर में RH एंटीबॉडी का निर्माण, किसका, RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। यानी इस RH के खिलाफ क्या बना लेगी, एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगी। ठीक है, जैसे ही अब क्या होगा भाई, जैसे अब दोबारा जैसे महिला गर्भवती होगी, यानी पहला बच्चा तो क्या हो जाएगा, ठीक से हो जाएगा, लेकिन जब ये दोबारा गर्भवती हो जाएगी महिला, दोबारा गर्भवती होने पर, जब दोबारा गर्भवती होगी, दूसरी बार जब प्रेग्नेंट होगी, तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनी थी, ये एंटीबॉडी बन गई थी, यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण हो गया। ठीक है, ये एंटीबॉडी बन गई थी। तो ये जैसे एंटीबॉडी बन गई तो दोबारा गर्भवती होने पर अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ठीक है,
ये एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट थी। अब जैसे ये दूसरा गर्भ, इस गर्भधारण के समय ये संतान हो गई, संतान वही क्या होगी, संतान RH पॉजिटिव ही होगी, RH पॉजिटिव। अब जैसे ही प्रसव के दौरान फिर क्या होगा, ये जो जैसे ही इस संतान का ब्लड इस माँ के ब्लड के संपर्क में आएगा तो ये गर्भधारण को क्या कर संपर्क में आएगा, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इन गर्भ के अंदर प्रवेश करने लग जाएगी और RH जो एंटीजन वो एग्लूटेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये संतान को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। क्या कर देगी, यानी गर्भ को क्या कर देगी, गर्भ को मार देती है। क्या कर देती, गर्भ को या बच्चे को नष्ट कर देती है। एंटीबॉडी बच्चे को नष्ट कर देती, गर्भ को नष्ट कर देती है, यानी बच्चे को गर्भ में नष्ट कर देती है। कौन, ये एंटीबॉडी। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस की बात करें तो ये आंसर जब माँ RH नेगेटिव पिता RH पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन, हृदय की दूसरी ध्वनि डब किस कपाट के बंद होने से सुनाई देती है। तो हृदय की दूसरी ध्वनि जो अर्धचंद्राकार कपाट सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने से सुनाई देती हैं, जबकि ट्राइकस्पिड द्विवल्नी या त्रिवल्नी कपाट की बात करें तो इसके बंद होने से जो लब हृदय की प्रथम ध्वनि जिसे अपन बोलते हैं ये सुनाई देती हैं, जबकि जो दूसरी ध्वनि डब है ये कब सुनाई देती है, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने के बाद। तो इसी के साथ अपने आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अर्धचंद्राकार कपाट। तो इसी के साथ अपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो एक बार और दोबारा से वीडियो को देख लेना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।